अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जो कल तक काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई थी कि मामलात किस तरफ जाएंगे, ऐसा लगता है कि कुछ बेहतरी आने की तवक्को हमें अभी भी रखनी चाहिए, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात की वजह से मशरक़ वस्ता के साथ न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही थी, तशवीश में थी। अब अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़फायर की जो नाजुक डोरी है, ऐसा लगता है कि वो अभी चल रही है। लेकिन एक मुस्बत डेवलपमेंट ये हुई है सारी चीज़ में कि अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। आपको पता है ना, कल शुरू हुआ था, आज रुक गया। तो मतलब कल शुरू हुआ था, रात तक चल रहा था, रात गए, फिर ऐलान सामने आया। हाँ, फिर सामने आया तो बहुत सी चीज़ें और विम भी होती हैं इधर, और फिर वो अगले दिन वैसे वाकई और इसमें एक मरतबा फिर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया कि उनके दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर यह ऐलान किया उन्होंने। जी बिल्कुल, यही है कि ऐलान जो है ईरान के इत्तेफाक से कर रहे हैं ताकि देखें कि डील हो सकती है या नहीं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है और प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त और ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कामयाबी के बाद किया। शानदार फौजी कामयाबी। हाँ। ताहम अपनाए हुर्मुज़ जो है उसमें ईरान की नाकाबंदी पूरी कुव्वत और असर के साथ जारी है अभी भी। ब्लॉकेड उनका जारी है। वो जो उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम निकालेंगे यहाँ से जहाज़ों को, जो फंसे हुए जहाज़ हैं। ऑपरेशन फ्रीडम का प्रॉब्लम ये है कि अभी तो लोग सुन नहीं रहे थे ना, अभी कल तो बात शुरू हुई थी, तो मतलब ब्लॉकेड। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दौरे चीन पर बीजिंग पहुँच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरे के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे, जिसमें खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। और वाज़ेह रहे कि मई शुरू हो चुका है और इसी महीने के वस्त में सदर ट्रंप का दौरा चीन भी प्लान्ड है और 14 और 15 मई को टू बी प्रिसाइज उन्होंने चीन का दौरा करना है। अच्छा, अब दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के लिए ख़तरा बनने वाले ड्रोन और बॉट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है ना वो मुकम्मल कर लिया। आपको पता है ना, ये सारा इसका नाम एपिक फ्यूरी था, तो वो मुकम्मल कर लिया है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल कर लिए गए। ठीक है। सो अमेरिका अपनी तरफ से इन तमाम बयानात को अगर हम जरा अपनी फौजी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका है, बट देन यू नेवर नो कि वो कल क्या कहेंगे, क्योंकि वो मुकम्मल कर चुके हैं। स्टेटमेंट्स भी ऐसी आ जाती हैं और उसके बाद वो ऐसी स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि अभी इनको पता चल जाएगा कि हमने इनके साथ करना क्या है। ये भी कल परसों उन्होंने इससे पहले आपको पता है ना, मुत्तहिदा अरब अमारात ने फुजैरा में ईरानी हमलों पर सख्त रद्द अमल दिया, वैसे ज़बानी कलामी रद्द अमल दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यूएई इन हमलों का भरपूर जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखता है, लेकिन ताहाल कोई जवाबी कार्रवाई की नहीं गई है। दूसरी तरफ ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि यह वाक़या अमरीकी फ़ौजी मुहिम जोई के बायस पेश आया है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुज़रगाह बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके नतीजे में उन्होंने एक कार्रवाई की है। यही ऑपरेशन फ्रीडम की बात जो हो रही थी, जिसमें अमरीका कोशिश कर रहा था, वो अब जो कि रुक गया है, उसके नतीजे में ईरान ने यूएई पे हमला किया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड उस तरह नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये अंदर बीच में कार्रवाई कर रहे थे, हमने अमरीका को रोकने के लिए इनको मारना पड़ा। बेसिकली एक्चुअली हो तो यही रहा है, शुरू से यही हो रहा है कि वो अब अमेरिका डायरेक्ट तो वार नहीं मार सकते, तो हम जो भी उनके साथी हैं इधर खलीज में हम उनको मारेंगे। अब अमेरिकी क़यादत की तरफ से हमेशा की तरह मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं और यकीन से कुछ कहना मुश्किल है कि आने वाले दिन जो हैं वो अमन लाएंगे या खित्ते में एक नई जंग होगी। बिकॉज मिक्स सिग्नल्स क्या, रोज़ की बिना पे जो ये अपने स्टेटमेंट्स बदलते हैं और हम इनकी कैबिनेट की उस तरह बात नहीं करी। कैबिनेट तो उसी को फॉलो करती है जो वो रात को ट्वीट कर चुके होते हैं ट्रंप, तो लिहाजा एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट 3-4 ट्वीट्स इनकी आती हैं और वो सारी एक दूसरे से जरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। अम्बासिडर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान ने वक्त दिया। जमील खान साहब, कल तक ज़रा तशवीश ज़्यादा थी, आज हौसला अफजा खबरें आ रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि बात किसी तरफ आगे बढ़ रही है, अमन की तरफ और अमन मुआहदे की तरफ आगे बढ़ रही है। मतलब एट द सेम टाइम ये सिलसिला और कितनी देर चल सकता है, क्योंकि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये खा रही है दुनिया को, और बिना इससे खा रही है, ये इकोनॉमिकली तबाह कर रही है। लोगों की हालत हर गुजरते दिन के साथ अबतर हो रही है। जी हाँ, मधु करने पर मशकूर और सुबह बखैर आपको और आपके तमाम नाज़रीन को।
ये दुरुस्त है कि दुनिया तज़ब्ज़ुब में है। ये दौर हाजिर का ये वाहिद एक मामला और मसला है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, जो कि अमेरिका ने इतना ज़्यादा उसको लच्छेदार, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि एक तज़ब्ज़ुब सा बरपा है पूरी दुनिया में। और उस तज़ब्ज़ुब में मुझ जैसे और बहुत सारे तजिया निगार वो इस चीज़ को बगौर देख रहे हैं, और उसमें ये जो डेली घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसको इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि अमेरिका को पता है कि ये एक दलदल है। इस दलदल में अमेरिका फंस चुका है, क्योंकि जिस अंदाज में ये जंग शुरू की गई थी 28 फरवरी को, जिस अंदाज में नेतन्याहू 11 फरवरी को जब बैकडोर से व्हाइट हाउस में गए और कोई 7वीं मरतबा उनका विजिट था अमेरिका में, जिस तरीके से लॉबिंग करके उन्होंने बात अपनी मनवाई, इस जंग को शुरू करवाया, और इसका सबूत ये है कि उनके इदारे जो हैं उन्होंने इसमें इनपुट अपनी जो दी थी, उसमें काफ़ी चीज़ों पर मोतरज़ थे इस ऑपरेशन पे, और उसका बाद में अंदाजा हो गया जब कोई 1 दर्जन के करीब जर्नलों को उन्होंने सैक किया डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी टीम ने, और अब तक 34 के करीब वहाँ टॉप काबरीन अमेरिका में सैक हो चुके हैं इन डिफरेंसेस की वजह से। तो ये मंतिक थी जिसके पीछे अंदाजा होता है कि ये दलदल में फंस गए हैं अमेरिकन से इस मामले में। तो इसलिए आपने जो अपने बयानिए में भी अभी कहा और उसमें बताया कि जी वो अपनी एपिक फ्यूरी में कामयाब हो चुके हैं, अपने अहदाफ हासिल कर ली हैं, तमाम जो चाहते थे वो हासिल कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ग्राउंड बनाए जा रहे हैं ताकि अवाम जो कि मिड टर्म इलेक्शन में वोट डालेंगे रिपब्लिकन को और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को, उनको मुतमईन किया जा सके कि हमें जो ट्रॉफी मिलनी थी तकरीबन हमने हासिल कर ली है। फाइनल टचेज हैं, सिर्फ हम उनको मेज पर लाना चाहते हैं, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी रात को फरमाया कि मैं पास दे रहा हूं, क्योंकि वो तो आगे हैं, बल्कि दोबारा वो करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं मेरी बात। और पाकिस्तान के कहने पर दोबारा पाकिस्तान कोई शाखसाना, पाकिस्तान के कोई तुर्रा इम्तियाज है कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर हमने इसको कर दिया जी। डॉक्टर जमील, लेकिन ये बताएं, अब हम रोज इस पे तजिया भी लेते हैं, बात भी करते हैं, रोज एक नई डेवलपमेंट एज सच तो नहीं होती, लेकिन स्टेटमेंट आ जाती है जो कि और भी पुख्ता कर देती है कि अब ये चीज़ कब तक चलेगी। हाउएवर, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन में महीनों ये बात अब और चल सकती है, या फिर हफ्तों में और कुछ दिनों की अब बात रह गई है, बाकी सारे नुकात जो है उन पे समझौते हो चुके हैं? वे डू दीज टू कंट्रीज स्टैंड एट दिस मोमेंट? In fact, the world cannot afford to linger it on for months or even for weeks. And the reasons being कि जितनी इस वक्त पूरे दुनिया में इसका दर्द फैल गया है, 40% के करीब खुराक में कमी आ रही है, इसलिए कि फर्टिलाइजर नहीं जा रहा है, हीलियम नहीं जा रहा है, इसलिए कि बहुत सारी आपकी मसनूआत हैं इलेक्ट्रॉनिक की नहीं बन रही हैं, इवन साजो सामान जो जंग का है नहीं बन रहा है। इसी तरीके से और बहुत सारे जो यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरगाहें थी उसमें गैप आता जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि अमेरिका इस पेन को ले सकता है, बर्दाश्त कर सकता है इस तकलीफ को, और कितना कर सकता है इस पे 2 लम्हे के लिए बात कर लेते हैं। और क्या ईरान बर्दाश्त कर सकता है इस दोनों पर 2 लम्हे के लिए? पहला तो यह है कि अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उनका जो एब्जॉर्प्शन लेवल है पेन का वो कम होता जा रहा है, इसलिए वो चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कोई उनको फेस सेविंग मिले, और पाकिस्तान हाजिर है इस काम के लिए और पाकिस्तान ये काम कर भी रहा है। तो फेस सेविंग के मामलात काफी डॉक्टर जमील, आपको लगता है कि अब भी ये फेस टू फेस बैठेंगे जिस तरह पहले एक दफा आके पाकिस्तान में बैठे हैं, या फिर अब अगर कोई समझौता होता है तो वो जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं ना, गिव मी अ कॉल, दे वोंट रियली नीड टू मीट ईच अदर एनीमोर, और इसी तरह ही चीजें सेटल कर लेंगे, या फिर आपको लगता है मुलाकात होगी? बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है। वहां जाने से पहले, चाइना जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये सहरा अपने सर करना चाहेंगे कि उन्होंने ये डील कर ली, उन्होंने दुनिया की नवी जंग ये खत्म करवा दी, और अब वो मुस्तहिक है नोबेल प्राइज। अच्छा, स्पॉयलर्स का भी अक्सर जिक्र होता है डॉक्टर साहब, अब ये हम आपसे जानना चाहते हैं, ईरान का ये कहना कि चूंकि ये ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया था अमेरिका ने और वहाँ से आबी गुजरगाह बनाने की एक नाजायज़ तरीके से कोशिश कर रहा था, तो हमने यूएई पे हमला कर दिया। यूएई ने इस पर रद्द अमल दिया है, उन्होंने कहा हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ये अब तक होता तो यही रहा था कि उधर से अमेरिका हमला करता था और फिर ये अमेरिका के इत्तेहादियों पे हमला करते थे, लेकिन चूंकि सीज़ फायर चल रहा था और आबनाए हुर्मुज़ के मामला अमेरिका कहता है सीज़ फायर के अलावा हैं,
ईरान की तरफ से जो हमला किया गया यूएई पे, ये मिसाइल बरसाए गए, आप इसको कैसे देखते हैं? यूएई ने किसी स्टेज पर अभी तक, उनके पासदारान ने भी कहा कि नहीं, हमारी तरफ से ये नहीं हुआ है, हमने कोई हमला नहीं किया उस पर। तो आपने स्पॉइलर की बात की, अभी ये चीज वेरीफाइबल है कि अगर ईरान ने हमला किया है तो क्यों नहीं मानता है। मेरा अपना तजिया ये है, मेरा अपना इसमें ख्याल ये है कि ईरान इसलिए नहीं मानता है क्योंकि सीज फायर है, और अगर उसको ये हमला वो ऑन कर लेता है तो सीज फायर की भी डॉक्टर साहब थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए आपसे। आप कह रहे हैं कि ईरान नहीं मानता, लेकिन ईरान तो मान रहा है, वो तो रीजनिंग दे रहा है कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अमेरिका ये कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ये कर रहा है तो हमने ये किया, लेकिन ईरान तो माना बैठा है, अदरवाइज ऑब्वियसली ये बम कहां से आ रहे हैं? ये सिर्फ पासदारान कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है। ईरान में और भी कंपोनेंट्स हैं, इसके सिर्फ पासदारान नहीं है, उनकी आर्मी की और बहुत सारे कंपोनेंट है, हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन देखना ये है कि इसके पीछे कोई और क्या महरक़ात हो सकते हैं। अच्छा, दौरा चीन जो है अब्बास राक्ची साहब का, ये कितना अहम साबित हो सकता है? क्योंकि ईरान में और बहुत सारे कंपोनेंट्स का भी आपने जिक्र किया, उनको अलाइन करना, उनको यकजुबान होकर किसी मुआहदे पे राग़िब करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि चीन वुड ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल, और पहले भी किरदार अदा करता रहा है, लेकिन इस दौरे के बाद चीज़ें ज़रा और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी कि भाई अब मामले को एक तरफ लगाएं और कितना लिंगर ऑन करना है? चीन के बारे में यहाँ इस खिते में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन वो ऐसा चीन डायरेक्ट कभी आएगा नहीं। इस मामले में चीन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है ईरान की, और अभी चीन ये देखें जो इस वक्त रेजोल्यूशन मूव किया है अक़वाम मुत्तहिदा में बहरीन ने, उसमें चैप्टर 7 के तहत, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 7 के तहत उन्होंने इख्तियारात मांगे हैं कि चैप्टर 7 के तहत कहा जाए कि अपना हरमस को हमेशा खुला रखा जाए। चैप्टर 7 का मतलब यह है कि दुनिया अक़वाम वो अपनी फोर्सेज इकट्ठी करके चढ़ाई कर सकती है अपना हरमस के हवाले से। तो लिहाजा अब देखना यह है कि अगले 2 दिन में या 3 दिन में जब ये रेजोल्यूशन फाइनल जब टेबल पे आता है, अभी ड्राफ्ट है, तो उसमें रशिया और चाइना इसको वीटो करता है। मेरा अपना मानना है कि इसको चाइना और रशिया, हालांकि बड़ी इस पे बैकग्राउंड में काम हो रहा है कि वीटो ना करें, लेकिन उनमें कर देंगे, दिया जाएगा ये वीटो। उसकी ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जाने से पहले जो 14 तारीख को, 1 हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, वो इस डील में चाहेंगे कि इसको किसी तरह फाइनलाइज, और यही प्रेशर अभी यूएस की तरफ से, पाकिस्तान भी चाइना को लूप में ले रहा है। इराकी साहब वहां गए हैं, वो जाहिर है जो गारंटीज के उनका मामला है शुरू से, वो 15 पॉइंट में से वो चाइना की तरफ से अंडरस्टैंडिंग और गारंटी वहां रशिया से तो होके पहले ही आ चुके हैं। तो लिहाजा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात बात की है कि ये मैं पॉज दे रहा हूं, और क्योंकि मुझे अब इशारे मिल रहे हैं कि ये डील हो जाएगी और डील बड़ी, और मेरा जो चाइना का दौरा है उसमें बड़े पॉजिटिव और मस्बत जो है वो रिजल्ट्स उसके आएंगे। तो इससे अंदाजा होता है। व्हाट डज अ पॉज मीन? मतलब अभी हम अमेरिका की तरफ से देख रहे हैं, उन्होंने 7-8 इनकी बोट्स जो हैं वो हुर्मुज़ के आसपास वो ख़त्म कर दी। ईरान ने, चलें जो भी कंपोनेंट हो ईरान के अंदर, उन्होंने दुबई की तरफ दोबारा एक हमला कर दिया। बाय ऑल ट्रेडिशनल मेजर्स दीज आर एक्ट्स ऑफ वॉर। कौन डिसाइड करता है कि ये सीज फायर स्टिल स्टेज? बिकॉज ये तो अभी तक एक दूसरे को चले ऑन, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये डिसीजन कौन करता है कि जी हम अभी तक सीज फायर के साथ ही हैं? जी, हमारा भी तो सीज फायर है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन वहां भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ झड़पें होती रहती हैं। तो सीज फायर का मतलब ये है कि छोटी मोटी अगर झड़पें, पहली तो बात ये है कि ये सिविलियन बोट्स कहा जा रहा है, ये मिलिट्री बोट्स का कहा ही नहीं जा रहा है, ईरान इसको ये कहता है, और अमेरिका की तरफ से बहरहाल दूसरी आ रहा है इसमें, और अमेरिका की तरफ जो भी उनके नेवल शिप्स की तरफ जाएगा तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसमें फायर करेंगे, और यही खदशा और खतरा है एक्सीडेंटल कहीं कोई ऐसा मामला पासदारान की तरफ से उनकी नेवल शिप पर अगर कोई हिट हो गया तो फिर ये जंग दोबारा छिड़ जाएगी, फिर अमेरिका उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कि इस स्टेज पर वो रोक ले, और इसी को अवॉइड किया जा रहा है दोनों साइडों से। तो आपकी इस मौजू पर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मालूम ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि जाने से पहले चाइना में वो अपना नंबर 1 की ट्रॉफी वो जो उन्होंने हासिल कर ली है, जंग जीत ली है, वो अनाउंस कर दें। किसी तरह ईरान को ये कन्विंस कर लिया जाए कि वो जंग जीतने का जब ऐलान करें तो उसकी मुखालफत में अपने दलाइल पेश ना करें कि
नहीं अमेरिका हार गया और हम जीत गए हैं। बस ये जहां थोड़ी बहुत मामलात अगर बेहतर हो जाएंगे वहां अनाउंसमेंट के चांसेस हैं। और स्पॉइलर का जहां तक ताल्लुक है, इजराइल तो हमेशा चाहेगा कि वो किसी न किसी तरीके से ये जंग दोबारा जारी हो जाए। सिर्फ फर्क इस वक्त ये पड़ा है कि इजराइल को जो नुकसानात हुए हैं वो भी अपनी रिप्लेनिशमेंट कर रहा है। कल उनके दोनों चीफ ने, एयरफोर्स और उनके मिलिट्री के चीफ ने कहा है कि हम बिल्कुल रेड अलर्ट बैठे हुए हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे ईरान पर। अच्छा, अभी तक जो दोनों पार्टियां जाहिर है भरपूर लेवरेज हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, या दोनों पार्टियां एक बेहतर डील हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। एक तासुर ये है, इसलिए शायद मुआहदे में इतना तातुल भी आया है। अब अगर ये तासुर हम ले लें या ये अज्यूम कर लें कि सदर ट्रंप चाइना जाने से पहले इस मुआहदे को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, और ईरान भी ये देख ले कि हाँ जी इनके पास तो अब कम दिन रह गए, इन्होंने चाइना जाने से पहले कोई मुआहदा करना है, तो क्या और इसे प्रोलॉन्ग कर सकता है या और अपने मफाद के लिए इसको लटका सकता है? क्या होगा यहाँ पे? नहीं, चाइना के ये ईरान के मफाद में भी नहीं है कि ज्यादा मामला लटक जाए। ईरान की जो ये पोर्ट्स बंद हैं, बहुत शदीद उनको इस मामले में प्रॉब्लम हो रही है। माली नुकसान इस तरह हो रहा है कि 90 बिलियन का उनका एक्सपोर्ट जो है वो साल का, उसमें 17 फरवरी से अब तक उनको नुकसान हुआ है। खुराक में कमी आ गई है क्योंकि उन्होंने 30 मिलियन टन के करीब तो खुराक इंपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है इन दिनों में उनके पास वो इंपोर्ट नहीं हुए। मेडिसिन का मसला है। उनकी मार्केट की फुटेज मैं देख रहा था कल, उसमें लोग बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा तंगी आ गई। तो ईरान भी ज्यादा अरसे तक इसको मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, उनमें चले हम फिर उम्मीद कर लें डॉक्टर जमील कि ये 1-1.5 हफ्ता ही है जो इसमें कोई अच्छी खबर मिलेगी दुनिया को एक हफ्ते के दौरान। कम से कम इस 1-1.5 हफ्ते में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के चाइना में ये जंग की आग दोबारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफीर हैं। और यस, अच्छा जी, सो लेट्स सी, अब 1-2 हफ्ते ही रह गए हैं द चाइना ट्रिप। उससे पहले अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर उससे पहले कुछ ना हुआ ना तो फिर चलें, फिर तो बैठ जाएं, सो जाएं। फिर आप सो जाएं, देखेंगे अगले साल के क्या होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान भाई दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज कराची में खेला जाएगा। वेरी नाइस। और होपफुली कराची का मौसम भी आज साथ देगा। अच्छा, पहले मैच में आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम ने मेहमान टीम का बाआसानी 168 रन से हराकर उन्हें 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की, और ये बड़ा हदफ था जाहिर है। और पाक जिम्बाब्वे सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं, सो यू कैन वॉच देम देयर। हाँ, मौसम तो कोई इतना साजगार नहीं है। अच्छा, कल जो है ना परसों से जरा बेहतरी थी। परसों तो वो 2018 के बाद सबसे गर्म तरीन दिन था। हाँ, वैसे तो it was unbearable, मतलब उसके असरात अभी तक। और आप बच्चों को जाके देखिए जिनका एक्सपोजर है, जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर किया है, या छोटे बच्चे। हाँ, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग यू नो दीस गर्ल्स आर गोइंग टू बी ऑलराइट। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको पता है ना, वैसे तो पाकिस्तान इज़ रियली ब्लेस्ड बिकॉज एक तरफ हमारा समुंदर लगता है, दूसरी जाने पहाड़, और हमारे यहाँ बारिशें भी बड़ी ठीक ठाक किस्म की होती हैं। जब होती हैं साल भर का पानी अगर चाहे तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एग्जैक्टली वही कहते हैं। लेकिन लेट मी कंप्लीट माय थॉट एंड माय स्टोरी ना। कंप्लीट योर थॉट। तो बदकिस्मती ये है, एक तो अब्दुल्ला ने मेरी बात टोक दी, दूसरी ये कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पानी स्टोर करने के लिए ना तो ज़्यादा काम हुआ है और ना ही ऐसा कोई कल्चर है। इट्स ऑल्सो अबाउट अ कल्चर, यू नो, कि हमें इस चीज़ का एहसास हो कि हमने पानी को स्टोर करना है। और तो लिहाजा इंडिविजुअल सतह पे भी हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। मतलब हम अपनी गाड़ियाँ धोते हुए लोगों के मनाज़र देख लीजिए, नहीं जाती ना उस तरफ हमारी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में तब्दील करके, जैसे कि एक आध चीज़, हम जब सब्जियां वगैरह धोते हैं इस्तेमाल करने के लिए, अगर वही पानी आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर लें या उनमें डाल दें, तो वो पानी जो आपने ज़ाया करना है वो पानी किसी काम आ जाएगा, और पौधों के लिए अलग पानी आपको नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोड़ दे, पहले तो हम बारिश का पानी जो मुफ्त में आ रहा है ऊपर से उसी को बचा लें, बड़ी बात होगी। तो बारिशें ज़्यादा हो तो सैलाब आ जाते हैं, और फिर वरना तो आपको पता है खुशहाली चल रही होती है पूरे साल।
तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक स्कूल टीचर हैं, उस्मान अब्बासी इनका नाम है, और किसी बड़े डैम बनने के इंतज़ार में उन्होंने वो नहीं बैठे और इस मसले का उन्होंने खुद हल निकाल लिया। तो वो जी छोटे छोटे तालाब जो है वो बनाते हैं और इन रिजर्वोयर्स में जमा पानी जो होता है, बारिश का पानी बेसिकली, वो ना सिर्फ बाद में काम आता है बल्कि वो जगह भी हरी भरी हो जाती है। सो ही इज विद अस, आए इनसे बात करते तालाब हैं। अब तक बना चुके हैं, इसी बारे में उनसे बात करते हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। अब बताइएगा कैसे आपको ख्याल आया, कितने अब तक आप तालाब बना चुके हैं उस्मान साहब? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो के अंदर। और मैं बेसिकली जिला बाग आजाद कश्मीर वहाँ का रहने वाला हूँ। तो 1160 जो तालाब है अभी तक अल्लाह का शुक्र है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा जो 12 मिनी डैम्स हैं, अराउंड 12 मिनी डैम्स, वो खैबर पख्तूनख्वा के एरियाज के अंदर भी बन चुके हैं। और इस तरह जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं, तो 50 से ऊपर ये पोटवार रीजन के अंदर अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। और हजारों की तादाद में जो खुश्क बोर है वो भी हम रिवाइव कर चुके हुए हैं। अभी जो पिछली बारिशें हुई हैं तो उनके अंदर अल्लाह का शुक्र है कि 90% वो जो बोर हैं खुश्क से पहले तो वो चलना शुरू हो गए। तो ये हमारी एक कैंपेन है टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग, जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारा करिकुलम बात करता है, ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और ना एक आम जो हमारी आवाम है जिसको कोई भी इस बारे में शऊर है ही नहीं। तो अरबों या खरबों लीटर पानी हम हर साल ज़ाया करते हैं। 10 तरबेला डैम जितना पानी तो एक मानसून के अंदर हम ज़ाया कर देते हैं। तो अगर यही पानी हम वापस जमीन को दे दें तो हम अगले 50 सालों में भी हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं होगी। और वी ऑल नो कि 2030 के अंदर हमारे पास एक्यूट वाटर शॉर्टेज होगी और 2040 के अंदर 80% एरियाज में पानी नहीं होगा। इमेजिन कि जिस टाइम के ऊपर हमारी जो पॉपुलेशन है, जो कि ऑलरेडी एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो चुका हुआ है, ये जब 35 करोड़ पे पहुंच जाएगा 2040 पे, तो वेयर वुड बी हेडिंग टू? ये वो डिड यू हैव टू, उस्मान साहब, आपको क्या लोगों को, जब आपको ये आइडिया आया, विच इज़ फेयरली सिंपल टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर करना चाहे तो बहुत सी दुनिया ये कर सकती है, लेकिन जब आपने ये सोचा तो आपको क्या अपने इर्द गिर्द लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि इसमें मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी एंड वी शुड डू दिस? ये हुआ ये था कि आपको पता है कि 2024 के अंदर हमारे यहाँ एक ड्राउट चला था, जो विंटर के अंदर बारिश नहीं होती 4 महीने, तो उसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। और मेरे अपने गांव के अंदर चश्मे खुश्क होना शुरू हो गए थे। तो वहां पे मेरी वालदा गिरी, वो भी सुबह चश्मे पे पानी लेने जा रही थी नमाज के बाद पहाड़ी इलाके। तो मैं जब गाँव गया वहां पे देखा तो फिर अल्लाह ताला ने ये ज़हन के अंदर ये ख्याल डाला कि ये वो वायद हल है, क्योंकि अब जो बारिशें होती हैं वो भी क्लाउड बर्स्ट होते हैं या इतनी तेज बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली नहीं जाती, अब ना ही वो पानी जमीन के अंदर जाता है, तो वो हमसे जाया हो जाता है। हमारे यहाँ तो स्टीप स्लोप्स हैं अगर माउंटेनियस रीजन की बात करें तो। अब जंगलात की हमने जो जंगलात की बर्बादी और तबाही कर दी है, जंगलात की जो आग है या कटाई, तो अब वो रूट्स भी नहीं है कि वो पानी को अब्जॉर्ब करें। और फिर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बर्फबारी भी वो नहीं हो रही जो पहले कई फुट होती थी। तो अब वो चश्मे जब खुश्क होना शुरू हो गए तो फिर ये ख्याल आया कि यही वो तरीका है कि पानी को हम रोकें, यही आहिस्ता आहिस्ता जमीन में अब्जॉर्ब वो चश्मे भी चलें, पूरा इकोसिस्टम रिवाइव हो, और उसके बाद फिर लेटर ऑन मूव करते करते क्या नताइज अब तक आपको इसके मिले हैं? और दूसरा ये कि ये जो आप पिट्स बना रहे हैं, जो गड्ढे बना रहे हैं, इसके विजुअल्स भी हम देख रहे हैं, ये पानी क्या फिर ज़ेरे ज़मीन चला जाता है और इस्तेमाल होता है फिर, या यहीं इन्हीं पिट्स से लोग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इस पानी को अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको तो फिल्टर करना पड़ेगा। हाउ डज इट वर्क? ओके, हमारा पूरा प्रोसेस है। इसके ऊपर मैंने 105 वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब चैनल टीचर उस्मान के ऊपर। एक एक चीज तो 1.5 साल का ये टाइम लगा के ये 2 दफा फिल्टर होके पानी जमीन के अंदर जाता है। और जो आप देख रहे होंगे ये पूरा जो प्रोसेस है, तो जो खुश्क बोर होते हैं या पार्शियल ड्राई, तो वो बोर को हम यूज करते हुए उसके आसपास के पिट बनाते हैं। तो ये पानी, क्योंकि अब कंक्रीट के जंगल बन चुके हुए हैं, हमारे पास शहरों के अंदर जगह ही नहीं है कि ये पानी जमीन के अंदर जाए, तो उसके लिए फिर हमें बाईपास करना है इस कंक्रीट को। और जो खुश्क बोर है या पार्शियल ड्राई बोर है, तो उनके थ्रू फिर उनके अंदर की जो पिट बनता है उसमें हम एक फिल्टर बनाते हैं प्रॉपर। वो भी आप देख रहे होंगे, जिसमें ब्रश होती है, कोल होता है, सैंड होती है।
तो उसके बाद भी जब जमीन में पानी जाता है तो वहां से भी जाके फिल्टर हो जाता है। और आपने एक बात पूछी कि हमारी सक्सेस, तो एक मदरसा इस्लामाबाद के अंदर उलूम इस्लामी बाराकुद, जहाँ पे 1200 बच्चा पढ़ता है, वहां पे पानी की शदीद कमी थी, 6 टैंकर डेली आते थे। पिछले 10 महीने से जब से हमने ये काम किया है, पिछली मॉनसून में सारा पानी बोर को वापस किया है और आज तक की डेट में 1 करोड़ 5 लाख रुपए इस मदरसे का हम बचा चुके हैं, जो कि पहले पानी बाहर से वो लेके आते थे, अब बाहर से एक टैंकर भी नहीं आया। इस तरह गौरी टाउन और मरवा टाउन और लिस्ट गोज ऑन। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इतनी बड़ी सक्सेस है। इतनी कोई इंस्पायरिंग आपने बातें की हैं और आपका काम भी बहुत इंस्पायरिंग है, एंड आई होप कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, एंड इट्स सो डूएबल। मतलब बड़े अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें जो पड़ी हुई हैं। उस्मान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग एंड फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। ये वो छोटे चीज़ें हैं which don't take a lot except it takes your mind, और थोड़ा सा एहसास, और आप लिटरली जहां आप लोग रहते हैं वहां आप ये कर सकते हैं। हुकूमत का इंतजार नहीं किया। पंजाब में बाय द वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम हो रहा है, लाहौर में हमने देखा था, मैंने एक पता है ये अब ये काम होने वाली बहुत अच्छी बात है अब्दुल्ला, वेरी नाइस। लेकिन जब ये इंडिविजुअल्स जो हैं ये करते हैं ना, तो ये अच्छा, अब इन इंडिविजुअल्स को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, आप कहीं और से हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप अपने शहरों में अपने घरों की हद तक ये निज़ाम मुतारिफ करवा सकते हैं। एटलीस्ट अब मॉनसून का सीज़न आ रहा है, बहुत आसान काम है। छतों पे जो पानी पड़ रहा होता है बारिशों का, परनालों के ज़रिए नीचे आ रहा होता है, उस पानी को आप सिर्फ सड़क पे बहने से रोक सकते हैं, अपनी ही टैंकियाँ फिल कर सकते हैं, अपने ही पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बाग है, गार्डन है, कोई भी घर में ऐसी जगह है, सो इंडिविजुअल सतह पे भी हम ये तब्दीली ला सकते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब इतनी सिंपल सी बात है, अगर समझ आ जाए तो। अच्छा जी, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। वी आर गिविंग यू टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड वील बी बैक इन अ मिनट। वेलकम बैक जी। कराची के इलाके मंगूपीर के निजी बैंक से डाकू दिन दिहाड़े 50-60 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुल्जिमान का अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस के मुताबिक वारदात में 4 से 5 डाकू शामिल हैं। 3 मुसल्लह मुल्जिमान बैंक में दाखिल हुए, 2 बाहर खड़े रहे। डाकुओं ने गार्ड से पिस्तौल और राइफल छीनने के बाद काउंटर से कैश लूटा। सो अपनी भी नहीं लाए थे मुसल्लह अफराद, आपने कहा? ओके, मगर उन्होंने गार्डों से भी पिस्तौल छीन लिए। मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने जाते हुए बैंक का दरवाजा लॉक करके अमले को बैंक के अंदर बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं तक पहुंचने के लिए बैंक और इसके अतराफ की CCTV वीडियोस देखी जा रही हैं। आइए बात करते हैं इस पे, बिकॉज़ आई रियली नीड टू फाइंड आउट कि क्या हुआ क्या था। इधर दानियाल सैयद हैं हमारे साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा दानियाल, बताएं, हम क्यूरियस हैं कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज भी रहे हैं, तो बैंकों की सिक्योरिटी तो मसाली मानी जाती है वैसे, तो फिर भी ऐसी डकैती होना, और वो भी यूं के डाकू जो थे वो अपेरेंटली असला लाए थे, नहीं लाए थे, क्योंकि उन्होंने फिर वो गार्ड वगैरह से भी ले लिया था। अब तक क्या पता चल सका है, क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल जो कराची में कायम मौजूद निजी बैंक्स हैं, उनकी सिक्योरिटी गुज़िश्ता तकरीबन 5 साल कबल इंतहाई ख़ास बनाई गई थी, और उसके लिए जो सिक्योरिटी गार्ड मुख्तस किए गए थे वो भी तरबियत याफ्ता थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और जैसे ही बैंक रॉबरीज़ की वारदातों में कमी आई, उसके बाद हमने देखा कि कराची में मौजूद निजी बैंक्स के बाहर जो सिक्योरिटी अमला है वो तरबियत याफ्ता नहीं। और यही सूरत हाल पीर के रोज़ पीराबाद थाने की हदूद में मंगूपीर रोड पर वाक़ई निजी बैंक में जो वारदात हुई उसमें देखने में आती है कि 5 मुल्जिमान एक सफ़ेद रंग की गाड़ी के अंदर आते हैं। बैंक के बाहर 2 मुल्जिमान मौजूद रहते हैं, 3 मुल्जिमान बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, और दाखिल होते वक्त वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पर उनसे उनका वेपन लेते हैं। वेपन लेने के बाद हवाई फायरिंग करते हैं, और बैंक के अंदर दाखिल होने के बाद वो वारदात शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक वो दीगर कमरों में जाते हैं, कैश लूटते हैं, कैश हाथों में बोरियों में कैश लूटा जाता है। इब्तिदाई तौर पर ये बात सामने आई थी कि 50 से 60 लाख रुपए लूटे गए इन 3 मुल्जिमान ने, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है बैंक मैनेजर की मदयत में, उसमें बताया गया है कि 1 करोड़ 16 लाख से ज़ायद की रकम जो है वो लूटी गई है। तो ये रकम लूट ली, अब बताइए क्या कार्रवाई हुई है? कोई इनका सुराख लग सका, नहीं लग सका, कुछ पता चला? कितना करीब है पुलिस इन तक पहुँचने के?
SSP SIU समीउल्लाह सुमरो के मुताबिक जो बज़ाहिर CCTV फुटेज में मुलजमान नज़र आए, जो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे, उनके बयानात कलमबंद किए, उसमें ये बात सामने आई है कि इस वारदात में मुलव्विस जो ग्रोह है वो लोकल ग्रोह है, वो इलाके में से ही ऑपरेट होकर वो वहाँ पर पहुँचे। उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने रैकी की, अंदर से उनको मालूमात मिली कि 1 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो बैंक ट्रांसफ़र करने वाला है, जिसके बाइस मुलजमान वहाँ पर पहुँचे, बिना असले के थे, गाड़ी में आए, 2 बाहर रहे, 3 मुलजमान अंदर दाखिल हुए, असला उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से छीना और जगह जगह पर जाकर उन्होंने जो कैश काउंटर थे वहाँ से रकम लूटने के बाद वो फरार हुए। तशवीश की बात है, मतलब वो आए भी किसी असलहे के साथ नहीं थे, वो आए, उन्होंने बैंकों के गार्ड से ही असलहा लिया और उसी के बल पे लूट के चले गए पूरा बैंक। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आनी चाहिए। आई एम जस्ट अमेज्ड, वैसे उनको देख के डर गए होंगे लोग, आई डोंट नो। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वैसे we were just talking about it in the break और हमने एक obviously बात करनी है इकोनॉमी के हवाले से, बट IMF को भी तो पता ही है ना कि दुनिया में एक जंग का माहौल है और दे शुड बी अ लिटिल लीनिएंट। और लिटरली हर रोज एक मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। और हमारा तो खास तौर पे पाकिस्तान का जो रोल है, सॉरी बीच में, हम तो उस जंग को खत्म करने के, सुलह कराने के चक्करों में। कहने का मतलब है दे शुड बी मोर लीनिएंट टुवर्ड्स अस। यस एब्सोल्युटली, मेरा यही मतलब है, एंड दे शुड, बट अच्छा, रात को सदर ट्रंप का जो ताज़ा बयान आया ट्रूथ सोशल बेसिस पे, उन्होंने वो ऑपरेशन फ्रीडम को फिलहाल रोकने का ऐलान किया है। उसके बाद कल मार्केट हमारी नेगेटिव में ही थी ज़्यादातर, और उसके बाद स्टॉक मार्केट हैज़ रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। सुबह जब आगाज़ हुआ तो 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, अभी भी 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफे पे मार्केट चल रही है। अब बताना आपको ये है कि हुकूमत और IMF के दरमियान नए साल के बजट पर मुशावरत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जो इतलात आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि आने वाले बजट में आवाम के लिए रिलीफ की कोई सूरत निकालना ये आसान नहीं होगा। वजह यह है कि IMF किसी तरह भी पेट्रोलियम, बिजली या गैस की कीमतों पर सब्सिडी देने के हक में नहीं है। देर यू को इस बात पे मैंने वो पहली वाली बात की थी। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी ना करने का मुतालबा किया है। ज़राए बताते हैं कि वर्चुअल इजलास में IMF ने इस पर भी जोर दिया है कि आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएं। IMF की ये तजावीज़ ऐसे वक्त में आ रही हैं जब पहले ही पेट्रोल, गैस और बिजली के निर्खों ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले एतराफ़ किया था कि अमरीका ईरान जंग ने मुल्क की मईशत को काफ़ी मुतासर किया है। हालात बता रहे हैं कि नए बजट की तैयारी के लिए हुकूमत के पास IMF की शराइत से इनकार की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने और अपने अखराजात मज़ीद कम करने की तजावीज़ भी दी हैं, और पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि हुकूमत के लिए ये काम मुश्किल रहे हैं। इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, ये हालात बता रहे हैं गैस और ख़ासतौर पर तेल की कीमतों में जल्द ठहराव तो अपेरेंटली अभी तक तो नहीं आ रहा। अब हुकूमत ये कह रही है कि महंगे तेल के असल इम्पैक्ट से अब तक आवाम को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो आवाम को ये क्यों नहीं महसूस हो रहा कि वो बचे हुए हैं? टैक्सेस तो भरपूर लिए जा रहे हैं। जी सर। देखिए, पहली बात यह है कि टैक्सेस का जो इम्पैक्ट है अभी भी अगर आप टोटल टैक्स देखें पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में और दूसरी प्रोडक्ट्स की कीमत में, अभी भी अपने वो एवरेज या हाई से रिलेटिवली कम है। और अगर आप रीजनल एवरेज देखें, ग्लोबल एवरेज देखें, यानी कि कितना दुनिया में तेल बिकता है और कितना डीजल बिकता है, उसके अंदर जो प्राइस होती है उसके अंदर कितना टैक्स होता है और लिविस कितनी होती हैं और सेल्स टैक्स वगैरह कितने होते हैं, तो वो अगर आप देखें तो रफली कोई 35 से 40% के बीच में, अगर आप रीजन की भी एवरेज देखें, 35 से 40% के बीच में जो है वो टैक्स का लोड होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे 100 रुपये अगर जो है टोटल प्राइस है तो उसके अंदर 40 रुपये या 35 रुपये या 38 रुपये टैक्स का लोड ऑन एवरेज जो है वो आ रहा है। और हमारे यहाँ अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो है 80-80 रुपया जो है वो पेट्रोलियम लिवी था और सेल्स टैक्स नहीं है। सेल्स टैक्स जो 18% स्टैंडर्ड है, हर प्रोडक्ट पे होता है, हर कंजम्पशन वाली प्रोडक्ट पे होता है, वो 4 प्रोडक्ट्स पे पाकिस्तान में नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पेट्रोल, डीजल है, उसके अंदर लाइट डीजल है, उसके अंदर केरोसिन है और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप ओवरऑल एक तो ये हो गया कि सेल्स टैक्स नहीं है, दूसरा जो पेट्रोलियम लिवी है
उसका भी इम्पैक्ट देखें तो टोटल टैक्स का अगर आप इम्पैक्ट देखें तो पेट्रोल का 32% के करीब बनता है और डीजल का तो 15% से भी कम है, क्योंकि डीजल में आज भी जो है वो पेट्रोलियम लेवी उस लेवल पे नहीं आई है जिस पे इस जंग से पहले थी। और पेट्रोल में भी थोड़ी सी कमी की गई है लेवी में रिलेटिवली रिसेंटली, उससे पहले बढ़ाई गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने 1 महीना जो है वो रिलीफ को भी आगे किया। आपने देखा होगा कि अगर मोटर बाइक्स को या एग्रीकल्चर छोटे लैंड ओनर्स को ट्रांसपोर्टेशन के मद में या फिर रेलवे के किरायों की मद में या फिर डीजल की गाड़ियों को जो है सपोर्ट करने की मद में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ जो किया गया है वो अभी भी जो है जारी है। तो एक तरफ अगर जो है प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई जाती है तो दूसरी तरफ रिलीफ को भी कंटिन्यू किया जाता है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ये तो आपने समझा दिया। हमें बताएं कि हुकूमत का ये समझना था कि डायरेक्ट सब्सिडी के जरिए आवाम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बेसिकली उनको रिलीफ मिल सकती है। तो ये प्रोग्राम चलते भी अब काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ा है, कुछ नज़र आया है हुकूमत को? देखिए, फर्क से क्या मुराद है? फर्क से मुराद ये है कि आप देखें सप्लाई आपकी इंश्योर्ड है, सप्लाई में कोई खलल नहीं आया है, बल्कि अब अगर आप सप्लाई की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की फॉर्चुनेटली रिलेशंस अच्छे हैं और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा, आपको पता है, रोल अदा किया है सालिसी का, दुनिया भर की इकोनॉमी को बचाया है सीज फायर करवा के और एक एक्सटेंडेड सीज फायर करवा के। मैं आपको बताऊं $3.5 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट जो है इम्पैक्ट हो गया आ रहा था ग्लोबल इकोनॉमी पे। 3-4-5% बनता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का, वो जो है अब नहीं है, वो कम हो गया है रिलेटिवली, ऑल्दो प्राइसेस ऊपर हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो उसको कम करने में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और पाकिस्तान के पास जो सप्लाई है वो पहले, आपको पता है, पहले मार्च का महीना था, फिर मार्च से अप्रैल हुआ, अप्रैल मई फिर कवर हो गया। अब मई और जून के भी 2-3 हफ्ते कवर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। जो जहाँ तक सप्लाई की सिचुएशन है, ना गैस की शॉर्टेज उस तरह से है, एलपीजी की, ना डीजल की है उस तरह से, ना पेट्रोल है की शॉर्टेज है, ना क्रूड ऑयल की है। तो देखिए, पहली बात तो सप्लाई को इंश्योर करना, जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं देखने को मिली अल्हम्दुलिल्लाह किसी पेट्रोल पंप पे, किसी गैस स्टेशन पे, जिस तरह से रीजन में हुआ है, इंडिया में हुआ है। इनफैक्ट इतने बड़े जो इकोनॉमी है, इतने बड़े रिजर्व है उनके पास, उनके बावजूद हमारे यहाँ तो लिमिटेड रिजर्व है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि इम्पैक्ट जो है नहीं हुआ एक आम आदमी को जहाँ डिजर्व करता है वो। अच्छा खुर्रम साहब, अब सब्सिडी के मामले पर IMF हमेशा बड़ा हसास रहा है, पेट्रोलियम के साथ साथ बिजली गैस पर भी नज़र रखते हैं। अब बजट की तैयारी भी हो रही होगी, सो क्या हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि IMF शराइत के बावजूद कोई रिलीफ का आवाम के लिए रास्ता निकाला जा सकता है, या आवाम जो पहले ही मुश्किल में हैं पेट्रोल की कीमतों की वजह से या शाय खुरनोश की कीमतों की वजह से, वो मजीद कड़वे घूंट भरने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त और बजट पे कमेंट तो बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि वो अभी डेलीगेशन आना है IMF का और उनके साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने बैठ के जो है बजट पे बात करनी है, बहुत थॉरो डिस्कशंस होने हैं, नेगोशिएशंस होनी है। तो मेरे ख्याल में एक चीज का मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्राइमरीली बहुत हद तक कोशिश है, बहुत हद तक एफर्ट्स हैं सारी कि एक आम आदमी को रिलीफ भी मिले, एक बैलेंसिंग एक्ट हो, टैक्सेस में भी जो है वो बेहतरी की जाए और जहाँ टैक्सेस नहीं है उनको किस तरह से टैक्स नेट में लाया जाए, और बहुत ही एक ऐसा बैलेंस जो है बजट दिया जाए जिसमें एक ऐसा फेयर एंड इक्विटी को जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल में अभी से ये ज्यूम करना कि जी वो आवाम को कड़वा घूंट पीना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज़ होंगी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट कर लें। कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह कि IMF के साथ एक ऐसी चीज जो है वो की जाए जिसमें ओवरऑल एक जो है वो कंट्री के लिए फायदा हो, इकोनॉमी के लिए फायदा हो और टैक्स पेयर के लिए भी हो, एक आम आदमी के लिए फायदा हो। बहुत मुश्किल है ये बैलेंस रखना, बट कोशिश पूरी रहेगी कि ये किया जाए। ये बताएं कि अब से चंद महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक ट्रैक पर आ गई है और एटलीस्ट इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अब जब हालात बदले हैं, हमारी मईशत की सूरत हाल भी ऑब्वियसली बदली है, हम इतनी ही ग्रोथ की तवक्को रख सकते हैं जो जंग से पहले थी, या कुछ उसमें भी बेहतरी आ सकती थी? सरप्राइजिंगली एंड पॉजिटिवली एक बड़ी अच्छी चीज हुई है कि कल नंबर रिलीज हुए हैं अप्रैल के नंबर के, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, कि क्या बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं आज भी ग्रो कर रही हैं। तो 11% की ग्रोथ आई है अप्रैल में पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले में। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, ये सरप्राइजिंग है और लेकिन अच्छी डेवलपमेंट है कि इंडस्ट्री अभी भी जो है वो जो एक मोमेंटम बना है पिछले 6-7-8 महीने में ग्रोथ का, उसे जो है कंटिन्यू कर रही है, सस्टेन कर रही है। और अच्छी बात ये एक्सपोर्ट्स की अगर आप नंबर देखें तो जो कल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर रिलीज किए हैं ट्रेड के ऑफिशियल नंबर्स, उसके अंदर जो है 9%, 9.5% की जो ग्रोथ है वो मंथ ऑन मंथ है, यानी कि अप्रैल के मुकाबले में मार्च के मुकाबले में अप्रैल में 9.5% की ग्रोथ आई है।
एक्सपोर्ट और फिर साथ में आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में जो है 20% का इजाफा होता जा रहा है। उसमें बेहतरी आई है। लास्ट मंथ $400 मिलियन क्रॉस किया है हमारी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स ने। तो देखें सिल्वर लाइनिंग्स हैं इसके बावजूद कि ये इस वक्त टफ टाइम है, पूरी दुनिया के लिए टफ टाइम है, हमारे लिए भी है, पूरी रीजन के लिए है। हम कोशिश कर रहे हैं सालिसी करें और इकोनॉमी ना सिर्फ हमारी बेहतर हो और ग्रोथ पे आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे चढ़ रही है और इसको कंटिन्यू मिले, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बेहतर हो और ओवरऑल जो है एक जो है वो बेहतरी का जो है वो समा बने। शुक्रिया आपका खुरम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और आज वी अप्रोच द 10th of May, जो कि ऑफिशियल दिन के तौर पर हम मनाएंगे, मारका हक को याद करेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। पहलगाम ड्रामे को कैश कराने की कोशिश करते हैं मोदी हुकूमत को 1 साल हो गए हैं। बंगाल इलेक्शन के नताइज बड़े टेलिंग है, इस पर ज़रा कम बात हो रही है, लेकिन बंगाल इलेक्शन के नताइज ये बता रहे हैं कि मोदी के झूठ और प्रोपेगेंडे में सिर्फ भारतीय इंतहा पसंद ही आ सकते हैं। असल हकीकत यह है कि पहलगाम ड्रामे के वक्त भी भारत दुनिया में अकेला था और आज भी उसी आलमी सिफारती तन्हाई का शिकार है। अपनी ऑडियंस को वो क्या बेच रहे हैं? नफरत बेच रहे हैं। और वहाँ पे इलेक्शंस बीजेपी ने जीता है जहाँ इससे पहले वो तस्वुर नहीं कर सकते थे। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बता दें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद अस्करी, सियासी और सिफारती तमाम महाजों पर कामयाबियों का जो सफ़र शुरू किया था, आज पाकिस्तान उसमें बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका ईरान तनाज़े को हल करने के लिए अगर किसी मुल्क ने सबसे ज़्यादा कोशिशें की हैं तो वो पाकिस्तान है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के इस किरदार को तस्लीम भी कर रही है। मार्का हक बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का ऐसा रोशन बाब है जिस पर हर पाकिस्तानी हमेशा फ़ख्र करेगा। कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर किया गया और इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल ऑब्वियसली बड़ी ही पुख्ता, बड़ी ही मजबूत एक चीज़ है जो बुनियाद मरसूस की मांग यकजा करें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कहा कि ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें देने वाली अफगान रजीम गुमराह कुन बयानिए से खुद को मजलूम बनाने का ड्रामा रचा रही है। शुरका ने दो टोक कहा कि पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों और दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। वजारत इत्तलात के तहत कल किताब द बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब भी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान मारका हक के बाद ज़्यादा मजबूत बनकर उभरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान सच और हक पर था, जबकि भारत के झूठ को कोई तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था और ना अभी भी है, इसलिए पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। अच्छा, ज़रा सुन लें कि क्या कहना था सारों। पाकिस्तान की बर्री बहरी फ़िज़ाई अफवाज ने अवाम के तावन से दुश्मन के अज़ाइम को नेस्त नाबूद कर दिया। दुश्मन के हाई टेक जहाज आसमानों से ऐसे गिरे जैसे कागजी जहाज। पाकिस्तान के फतह मिसाइल दुश्मन पर कहर बनकर टूटे और S-400 जैसे जदीद डिफेंस सिस्टम का गुरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान मार्का हक के बाद ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होकर उभरा है। जब ये जंग लड़ी जा रही थी और वो बयानिए का महाज हो, वो सफारती महाज हो, वो अस्करी महाज हो, जो अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई, उसके पीछे इस कौम का जज्बा, कौम की लगन और अल्लाह ताला के फजल से ये अमर सबसे अहम था कि हम हक पर थे, सच पर थे और सच्चाई को शिकस्त देना नामुमकिन होता है। दूसरी तरफ भारत की मक्कारी, भारत का झूठ और उनकी मुनाफिकत थी जिसकी एवज उनके बयानिए को पूरी दुनिया में कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। अच्छा, तकरीब में बहुत से लोग वैसे तो थे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का कहना था कि मार्का हक के बाद आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है और इंतहा पसंद तंजीम RSS का भारतीय सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल है। सेनेटर परवेज शाह खान का कहना था मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मोदी की नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दिया है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत समेत आम आदमी भी देख रहा है कि मार्का हक के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा करने की साजिशों में लगा है और
तालिबान रिजीम एक केस इन पॉइंट है सामने एक्चुअली। भारत इसकी सहूलतकारी कर रहा है, लेकिन जैसे पिछले साल मई में भारत को अपने मज़मूम मज़ाहिम में शिकस्त हुई थी, यहाँ भी सिवाय मायूसी के ऐसे कुछ हाथ नहीं आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने हालात पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी की मकबूलियत अब बंगाल तक पहुँच गई है या उनका वोट बैंक अब बढ़ा है, पे उन्होंने कामयाबी हासिल की है इलेक्शन में। हालांकि बहुत से सवालात हैं, पर्टिकुलरली वोटर लिस्टों में मैनिपुलेशन के हवाले से बहुत बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, लेकिन द फैक्ट इज कि वो जो नफरत के बीज बो रहे हैं अपने माशरे में, But it is working for them. हाँ, बट ये जो नफरत के बीज है ना, ये अल्टीमेटली फिर जहाँ बोए जाते हैं वहाँ पे ही काटने भी लग जाते हैं। डॉक्टर मरियम फातिमा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर लेते हैं, दिफाई तजियाकार हैं। डॉक्टर मरियम, मार्का हक का 1 साल मुकम्मल हो गया है, जिसके बारे में हम 1-2 दिनों से बातें कर रहे हैं। 10th को एक्चुअली ये डे है। इस 1 साल में पाकिस्तान आलमी सतह पर भी एक अहम किरदार अदा करने की पोजीशन में आ गया है और ख़ित्ते में भी। तो क्या बैलेंस ऑफ पावर आपको लगता है कि बदल चुका है, या अभी पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ करना होगा, सस्टेन करना होगा एटलीस्ट अपने आप को? बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर मदद करने के लिए। मार्का हक के बाद 2025 मई के बाद से पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर इस्तेमाल की, और हार्ड पावर को पाकिस्तान ने जो है सक्सेसफुली ट्रांसलेट किया इनटू डिप्लोमेटिक पावर। इसको हमेशा जब हम एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हार्ड पावर जो है, जोसेफ नाय जो है, वो हमेशा सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को इकट्ठे देखते हैं किसी भी स्टेट की सक्सेस के लिए। तो पाकिस्तान ने जो ये अभी रिसेंट टाइम्स में अपने लिए जिस किस्म के उन्होंने रेलेवेंस तलाश की है, इसमें मैं कहती हूँ ये 2 चीज़ों की इक्वेशन है। हार्ड पावर प्लस प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी इज इक्वल टू जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। तो पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस तो हासिल कर ली है मार्का हक के बाद से, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस सारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री विंस को पाकिस्तान को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है इनटू इकोनॉमिक गेन्स फॉर इटसेल्फ। और पाकिस्तान के जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है जो कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो है हमारे मुल्क के अंदर और इकोनॉमिक लूप होल्स हैं, उसको अगर पाकिस्तान एड्रेस करेगा और अपनी पॉलिसीज़ को जो है दोबारा से रीडिज़ाइन करेगा और दोबारा से उनको ऐसे डिज़ाइन करेगा जिसमें हम ऑर्गेनिक किस्म की जो है एक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकें, जो कि फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे लिए कोई उम्मीद की किरण है। अदरवाइज फिर एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर ये ज़ाया हो जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान के लिए इट विल बी अ वेस्ट चांस एंड पाकिस्तान वुडंट बी एबल टू डू मच अबाउट इट। तो व्हाट आई थिंक दैट पाकिस्तान इज इन नीड टू हैव अ वेरी साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक पॉलिसीज, जो कि पाकिस्तान की ऑर्गेनिक पॉलिसीज हो, ना कि किसी भी दोस्त मुल्क की तरफ से लिए गए डिपॉजिट्स पर बेस्ड हो। साउंड इकोनॉमिसी आप कह रही हैं, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज फॉरवर्ड। अब हमारा मशरकी बॉर्डर तो डॉक्टर साहबा एक तरह से सिक्योर ही है, वहाँ हमने कंट्रोल संभाला हुआ है, हालात हमारे काबू में हैं, लेकिन मगरबी बॉर्डर पर इंडियन प्रॉक्सीज हमें तंग करती रहती हैं। अब ये बात तो दुनिया में इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए कि भारत दहशतगर्दी का एक स्टेट स्पॉन्सर है, क्योंकि दुनिया में और भी वाक़यात इस तरह के हुए हैं जिसपे कनाडा, यूएस, दीगर जगह पे जिस तरह इन्होंने टारगेट किलिंग्स कराई हैं। सो ये हम केस और किस तरह से मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश करें दुनिया के सामने? जी, ये बहुत आपने एक अहम हकीकत की तरफ इशारा किया है। हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर इंडिया ने लास्ट ईयर मार्का हक में जो है अपना यूज ऑफ पावर किया, हार्ड पावर, कन्वेंशनल वॉरफेयर और के तरीके से एक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके वायलेट करके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की, लेकिन पाकिस्तान ने उसका जो है उनको बहुत एक क्रेडिबल किस्म का जवाब दिया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर आप इंडिया को देखें तो पिछले मार्का हक के बाद से इंडिया के अंदर बहुत एक डिप्लोमेटिक सफारतकारी का जो एक गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, और दे आर वार्मिंग अप टूवर्ड्स तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान, और साथ ही साथ उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात भी जोड़े। और साथ ही अगर आप देखें तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है इजराइल के दौरे पर थे तो वहाँ से भी खैर सगाली के पैगामात थे जो तालिबान गवर्नमेंट के लिए थे। तो तालिबान गवर्नमेंट क्लियरली जो है वो ज़ाहिर है दे नीड मनी, दे नीड लेजिटिमेसी, तो इंडिया उनको दोनों देने को तैयार है। और साथ ही साथ इट्स अ क्विड प्रो क्यू फॉर यूजिंग देम अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि वो यूज़ कर रहे थे मुसलसल। इसके बारे में क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के पास, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया की उनकी भी रिपोर्ट्स हैं दैट दे आर बीइंग फंडेड बाय इंडिया रॉ। तो सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है पाकिस्तान के खिलाफ गर्मा गर्मी उन्होंने सरगर्म अमल रखी हुई है।
और इसके अलावा उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी बहुत क्लियर कट कैंडिडेट पॉलिसी है कि पाकिस्तान को जो है वो अंदरूनी तौर पे अपने मसाइल से दो चार किए रखे, और उसके लिए ज़ाहिर है उनके पास व्हाट इज़ अ बेटर टूल देन द तालिबान एंड BLA। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है कि बलोचिस्तान में और KPK में और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो ख़राब रहे, इंटरनल प्रॉब्लम्स रहे, सेक्टेरियनिज्म, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये दो और एलिमेंट्स हैं इससे मुल्हिका। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को जो है इंडिया ज़ाहिर एग्रीवेट कर रहा है। उसकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान जो है मुसलसल जो है अपने अंदरूनी सूरत हाल से निबटता रहे और निबर्दे आजमा रहे हैं, और मीनवाइल इंडिया ने जो है बहुत बड़े बड़े डिफेंस पैक्ट्स जो है इजराइल के साथ कर लिए हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मरियम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक ले लें, वापस आते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। वेलकम। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने मेंशन किया था, वी वर वेरी प्राउड कि एक पाकिस्तान में जी यंगेस्ट पाकिस्तानी टू हैव कंप्लीटेड द आयरन मैन ट्राइथलॉन, जिसका हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं, उनका हमने जिक्र किया था। वी वर वेरी इम्प्रेस्ड, और आज हमने उनको अपने सेट पे बुला लिया कि हम जरा बातें फिजिकल एंड्योरेंस तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जो मेंटल एंड्योरेंस होती है ना, वो आपको कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल चाहिए टू इवन बी एबल टू कंप्लीट दिस। तो ये जो ट्राइथलॉन होता है ना, इसमें स्विमिंग होती है। पहले यू स्टार्ट विद स्विमिंग फॉर 4 किलोमीटर्स, और फिर थोड़ी सी ब्रेक के बाद आप साइकिलिंग पे आ जाते हैं जो कि 180 किलोमीटर चलती है, और फिर फुल मैराथन। अंदाजा करें, फुल मैराथन तो अलहदा करके लोग आते हैं ना हमारे पास, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। सो रायान हबीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रायान, बहुत मुबारक, इनक्रेडिबल। मतलब कैसे भाई, कैसा ख्याल आया, और हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? क्यों ख्याल आया? तो शुरू में पिछले साल जब मैं कॉलेज के लिए अप्लाई करा था, मेरे स्कूल में ग्रेड्स काफ़ी बुरे थे, और मुझे एक चीज़ करनी थी जो मेरे एप्लीकेशन को थोड़ा बेहतर सपोर्ट करे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये मैं हाफ आयरन मैन करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट है, जो यूथ है ना, वहाँ आयरन मैन और यूथ अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है। यूथ हमारी आयरन मैन करने में पहुँची नहीं है। तो जो भी पाकिस्तान में जिसने आयरन मैन किया है वो काफ़ी बड़े हैं, 30s हैं, 40s हैं। तो मैं सोचा मैं एक यूथ बन जाता हूँ जो आयरन मैन करे और लोगों को इंस्पायर करे। तो मैंने पिछले साल हाफ आयरन मैन किया, और फिर कॉलेज में अप्लाई किया, तो अब्दुल्ला कॉलेज में मिल गया मुझे एडमिशन। तो फिर लेकिन मैंने कॉलेज के एप्लीकेशन में लिखा कि मैं फुल भी करूँगा उसके अगले साल, तो मुझे फुल करना पड़ा टू फुलफिल माय प्रॉमिस। Did the administration tell you कि हमने आपकी एप्लीकेशन, या फिर आपने assume किया कि this has helped you in getting? I mean, you stood out of the other applicants by having done that. Yes, I think क्योंकि मैं अपने पूरा एप्लीकेशन इस पे लिखा कि मेरा ये ख्वाब है, ये मैं करूँगा, मैं ये ट्रेनिंग है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा के मैं। अच्छा रायान, हाफ जो होता है वो हर चीज इसकी हाफ हो जाएगी, इस तरह हाफ होता है? हाफ इसका हाफ था, तो स्विमिंग 2 किलोमीटर हो जाएगी, साइकिलिंग आपकी कम हो जाएगी 90, और and you did it and then you applied for college and you got into college. Yes. और उसके बाद आपकी मर्जी थी कि आप फुल करते हैं ना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग करना कितना आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए फिजिकली एंड मेंटली टू बी एबल टू अचीव दिस? तो आई वुड से जो ट्रेनिंग थी ना इसकी was the toughest thing मैं ज़िंदगी में जितनी की थी, क्योंकि साथ में अभी तो वैसे ही आप इतने नौजवान, you just 19 तो पढ़ाई भी करनी थी साथ में, ग्रेड भी अच्छे लाए थे, और फिर ट्रेनिंग भी करनी थी, और बिल्कुल ऐसे 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूँ साथ में, उसके बाद 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, और हर रोज़ 3 महीनों के लिए। तो इट बिकेम रेपिटेटिव। बर्नआउट्स मेरे 5 हुए 5 हफ्ते में शुरू में, क्योंकि मेरी बॉडी इसकी आदत नहीं थी करने की, किसी को भी नहीं हो सकती जी। अच्छा, इस सारे से पहले यू लुक वेरी एथलेटिक, सो हमें यकीन है कि मतलब ये अभी नहीं हुआ होगा पिछले 1 साल में, तो आप हमेशा से स्पोर्टी रहे हैं और कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में थे? जी, कम से कम 11-12 साल से तो मैं काफ़ी स्पोर्टी रहा, एक्टिव रहे हैं आप इसमें। क्या खेलते थे स्कूल में? टेनिस खेला था, टेनिस खेलते थे। बट डिड यू एवर थिंक कि आप ये ट्रायथलॉन कर रहे होंगे एट वन पॉइंट इन टाइम इन लाइफ? जी, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी एक बंदे को करते हुए, और मैं सोचा था कि मैं भी एक दिन करूँगा। आप इसकी एक जिंदा मिसाल है कि इंसान जब कोई ठान लेना कोई चीज़ करने की, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बचपन से स्विमिंग नहीं कर रहे थे। मतलब इन्होंने बेसिक ट्रेनिंग हासिल की भी थी, लेकिन प्रॉपर स्विमिंग इन्होंने लिटरली 1 साल पहले शुरू की है। सो यू कैन, मतलब बेसिकली इनसे आपको मिलाने का मतलब ये है कि अगर डिसाइड कर लिया तो अपने आप कोई ना कट शॉर्ट करें बाय सेइंग कि ये तो मुझे 6 साल पहले स्टार्ट करना चाहिए था, यू कैन स्टिल डू इट। अच्छा, मुझे तो शुरू कर सकते हैं आप। टू नो कि जो 5 घंटे की आपकी रोजाना की ट्रेनिंग होती थी, उसमें क्या कुछ शामिल होता था, और जाहिर है आप परदेश में रह रहे हैं, और फिर डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है इस चीज में? जी, अम्मी साथ थी कोई खाना बनाने के लिए, या खुद ही वो भी करना था मैनेज? नहीं, क्योंकि मैं कॉलेज में था, अम्मी काफ़ी दूर थी। अम्मी तो यहाँ थी कराची में। जी। सो हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स देन?
तो मुझे असल में फॉर डाइट मुझे वेट गेन करना पड़ा क्योंकि इतनी ट्रेनिंग थी कि आपके जो कार्ब्स ऊपर नीचे हो जाते थे ना तो आप बीमार भी बहुत हो सकते हैं। अच्छा। तो उसके बाद ट्रेनिंग बहुत घंटे थी तो बस आई थिंक पहले 2 हफ्ते बहुत मुश्किल था, लेकिन जब आपका रूटीन आ जाता है ना फिर आप कर सकते हैं। बहुत मुश्किल लगता है, बहुत गंदा लगता है। रायान का रूटीन क्या था? सुबह कितने बजे उठना एंड हाउ वाज इट लाइक? हाउ वाज द डे लाइक? तो सुबह मैं तकरीबन 5 बजे उठता था, फजर पढ़ता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था 5 AM यानी 7 AM पढ़ाई करता था टिल 4 PM। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग लगी हुई थी, कभी 3 घंटे कभी 2 घंटे, सैटरडे संडे को 5-6 घंटे। अच्छा, तो उसमें इसमें ऐसी चीज के लिए स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स होते हैं साथ, बिकॉज एसेंशियली तो यू आर स्विमिंग एंड रनिंग एंड साइकिलिंग, सो यू हैव स्पेशलिस्ट ट्रेनर्स। जी। तो मैं इन पर्सन कोई ट्रेनर नहीं थे, ऑनलाइन ट्रेनर थे जो मुझे बताते थे कि अच्छा उनके पास एक ऐप था, ऐप पे आप वर्कआउट अपलोड करते थे। आपने सपोज आज 3000 मीटर स्विमिंग करनी है यानी आई थिंक अबाउट 160 लैप्स। तो जब मैं वो करता था मेरे घड़ी पे वो पूरी डेटा आती थी तो वो ऐप पे ट्रांसफर होती थी, फिर उस हिसाब से वो लोग फीडबैक देते थे कि अच्छा आपने ये ऐसा करना है या ऐसा करना है। सेम फॉर बाइकिंग एंड सेम फॉर रनिंग। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली फिजिकल हैं व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। हाउ अबाउट योर मेंटल ट्रेनिंग, मतलब टू बी फोकस्ड, टू साइक योरसेल्फ अप, उसके लिए खुद ही से कुछ करना है या फिर उसकी भी एक्सटर्नल मदद हो सकती है? क्योंकि जहाँ बॉडी ब्रेक डाउन कर जाती है ना, आप जवाब देते हैं वहाँ आपका जहन ही आपको एक्चुअली जहन पहले टूटता है फिर अभी राइट क्या होता है कि हाउ डज इट वर्क? तो आई फील कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें वो कहते थे 40% रूल। जब आपको लगता है बिल्कुल ख़त्म हो गए ना, अब आपकी कैपेसिटी 40% ही हुई है तो आपके पास पूरा रिजर्व है 60% का कि आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने इस बुक की प्रिंसिपल से आगे जाके मैंने यही सोचा कि अगर मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो बस 20 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा फोकस करता था। मैं बोलता था कम ऑन यू गॉट दिस, ये हो जाएगा। फिर बिल्कुल 20 मिनट के बाद मुझे बिल्कुल फ्रेश फीलिंग आती थी कि मैं और कर सकता हूं। अच्छा, रायान के हवाले से थोड़ी सी बात तो ये ज़रा मैं कुछ जो हम असेस कर रहे हैं कि एक तो आते ही आपने कहा कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे एंड दैट इज़ व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दैट। यू आर अंडर सेलिंग योरसेल्फ क्योंकि बाकी क्वालिटीज़ आपके पास ज़बरदस्त किस्म की हैं। और हम आपको भी ये बताना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज पढ़ाई में आप मतलब A ग्रेडर A+ वगैरह ना हो, डोंट you know that doesn't mean कि आपके कोई जिंदगी में prospects नहीं होंगे। there is so much more that you can do। तो वो तो साथ ये देसी पेरेंट्स वाली ये जो देसी पेरेंट्स प्रॉब्लम है ना, this is more for the देसी पेरेंट्स। ग्रेड नहीं आएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म नहीं होती। और एक इसकी जिंदा मिसाल है इनफैक्ट, और आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुलते हैं और दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, इवन पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज़, इफ़ यू आर अ गुड ओरेटर, यू आर अ गुड एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, यू आर एन एक्टर, यू आर अ सिंगर, आपके लिए एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। हाँ, मतलब आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को चैलेंजेस दे रहे हैं कि मैं किधर जा सकता हूँ। दीज आर इंग्रेडिएंट्स टू मेक यू। माशाल्लाह अभी आप 19 हैं, अभी तो आपने बहुत आगे जाना है। अच्छा बताएं, ये ट्रायथलॉन में कोई पोजीशन भी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम या इसको कंप्लीट कर लेना ही बड़ी बात है? तो 90% जो लोग होते हैं ना, इनका यही गोल होता है कि मैं कंप्लीट करूं। जो बाकी के 10% लोग होते हैं ना, वो कंपेटिटिव करते हैं, वो प्रोज होते हैं, यानी वो आप टीवी पे देखते हैं, वो पूरा दिन को पीछे छोड़ के सबसे आगे करने वाला। वो उनकी लिविंग ये होती है कि हम ट्रायथलॉन करेंगे, ट्रैवल करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट गेम होती है। अच्छा, अब चूंकि आपने कर लिया है तो इन तीनों चीजों में से व्हाट इज गोइंग टू बी विद यू फॉर लाइफ? स्विमिंग करते रहेंगे, साइकिलिंग, भागेंगे, क्या करेंगे? आई वुड से रनिंग फॉर श्योर। रनिंग फॉर श्योर, दैट्स फन। क्योंकि मैं रनर से ही ट्रायथलीट बना था, नॉट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। This is what you were already doing. आपने हमें बताया। अच्छा, एक लास्टली हमें बात बताइए, what was the response like when people got to know you know your fellow participants कि you're from Pakistan and you're just 19 years old? हमारे लिए ज़ाहिर एक नई बात है, वहाँ पे क्या ये रुझान ज़रा निस्बतन आम है कि और भी आप जैसे नौजवान बच्चे बच्चियाँ करते हैं? जी आम तो है लेकिन इतना भी आम नहीं है। इतना भी आम नहीं है। This is still a big deal there. Yes, it is a big deal and जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, यानी एक मुझे मेंटोर करे थे, जैसे एक स्मॉलर ब्रदर की तरह से ट्रीट करे थे, जो भी है मुझे हेल्प करे थे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था आई थिंक। अब आगे क्या करना? आगे बस पढ़ाई करनी है। हाँ, चलो अच्छी बात है, मतलब कर ले पढ़ाई, फिर इन चीज़ों को भी पकड़ के रखें और प्रोफेशनल और पढ़ाई भी ये ज़ाहिर है रिलेटेड कर रहे हैं। ही इज स्टडीइंग स्पोर्ट्स मेडिसिन, सो या Okay, that's good. Thank you. Congratulations to you, your mentors, your and your family as well. बड़ी बात है, मतलब बड़ी अचीवमेंट है। बहुत से लोग हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आते who have done this, तो हमारे लिए भी एक ये नई चीज़ थी। बेस्ट ऑफ लक रायान। ऑलराइट, इधर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। थिंक अबाउट दिस और कुछ करें।
वेलकम। हम इतने ज़्यादा इंस्पायर, मुझे कोई पर्चा ही नहीं मिल रहा। अच्छा, हम इतने इंस्पायर्ड हुए हैं ना अपने यंग ट्रायथलॉन विनर से। हाँ, कूल बात है, बाकी बच्चों को भी करना चाहिए। बाबर आजम की बात करेंगे। बाबर आजम फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने ढाका में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया है। स्कॉट के हमरा भरपूर ट्रेनिंग भी की है। पहले टेस्ट की तैयारी के लिए रेड स्कॉट ने ढाका में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन किया है। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की प्रैक्टिस की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होने जा रही है। पहला मैच होगा जुमे से मीरपुर ढाका में खेला जाएगा। ढाका में भी मीरपुर है। इस सारी बात की बात ये निकली है। अच्छा, इसी पे जरा बात कर लेते हैं। अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रेस्पेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। सबसे पहले तो आप तजर्बाकार हैं, पुराने खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। साबिक बिग 3 का जिक्र करें तो रिजवान का हाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जाहिर है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का टूर्नामेंट पे बिना जुला रहा है, लेकिन बाबर आजम ने कम बैक किया, रिकॉर्ड रन्स भी बनाए। क्या अब भी कोई शक रह जाता है कि पाकिस्तान की कौमी टीम में उनकी जगह नहीं है या बतौर ओपनर नहीं है? नहीं, देखिए रिजवान की परफॉर्मेंसेस तो हम सबके सामने हैं और हमने पहले भी ये चीजें सारी बयान कर दी हुई हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटीज और बड़े प्लेटफॉर्म मिलते ही चले जा रहे हैं इन लोगों को, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं निकल रही। सेम गोज टू शाहीन, मिली जुली, जिस तरह आपने क्वेश्चन में जिक्र कर दिया कि दो मैचेस में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन उसके बाद उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे भी निकल के नहीं आए, क्वालिफाई भी नहीं कर पाई उनकी टीम। वो कप्तान थे एक टीम के अंदर और इतना कोई खास शो उन्होंने पेश नहीं किया एज ए लाहौर कलंदर, एज ए यूनिट एज वेल। बाबर आजम की बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पहली ट्रॉफी जीती है, दैट वाज अमेजिंग। एज ए लीडर वो अपनी पहली ट्रॉफी जीतने में इस दफा कामयाब रहे और उनके अंदर देखिए उन्हें चिप भी किया, उनकी परफॉर्मेंसेस भी मौजूद है। 2 सेंचुरियां लगाई हैं, राइट। इट्स नॉट अ स्मॉल फीट। जब आप किसी भी टूर्नामेंट के अंदर 2 सेंचुरीज करते हैं, इसका इट्स अ गुड शो। T20 के अंदर वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट, और लोग बात कर रहे हैं कि जी बॉलिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं है। 26 इनिंगों में 2 से 3 गालिबन उनके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 है। तो उन्होंने भी इंटरनेशनल के अंदर जो है अपनी प्लेसेस सीमेंट करनी है। लेट अलोन के वो इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में ओपन करेंगे कि नहीं, वो भी दूर की बातें हैं, क्योंकि PSL तो हमेशा ही उनका अच्छा जाता है। वो इंटरनेशनल में कन्वर्ट नहीं कर पाते जब अच्छे तगड़े बॉलर आते हैं। तो उनके लिए चैलेंज ये है कि इस फॉर्म को भी, टेस्ट सीरीज चल रही है, वन सीरीज एट अ टाइम यहाँ पे रखें और इधर का फोकस करें, रादर देन बड़ी बड़ी चीजें, जो भी चीजें देर बाद होनी है उसको सोचने में कोई फायदा है नहीं। अभी तो उनको अपनी जगह बचानी है, सॉरी, वनडे क्रिकेट के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर, बिकॉज क्वेश्चन मार्क मौजूद है अपनी जगह। ऑलराइट अहमद, थोड़ी बात मैंने शुरू की नहीं सुनी बिकॉज आपका बड़ा नया स्टाइल बालों का हमें नजर आया है, नाइस कलर एज वेल, अ लॉट लाइक मी, नो मे बी यू आर इंस्पायर्ड बाय मी। एनीवे अहमद, ये बताएं कि PSL का ये वाला सीजन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो शुरू में ना हमें लग रहा था कि कुछ इतना फीका सा थोड़ा सा था। हाँ, लोग नहीं थे और फिर काफ़ी रौनक होगी लेटर ऑन। तो बहुत से नौजवान ऐसे थे जिनमें एक स्पार्क नज़र आया। तो पहले बैटर्स की बात कर लेते हैं। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा बैटर है जो कि फ्यूचर का स्टार बन सकता है? जी ठीक कह रही है। जैसे कि क्राउड हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्राउड को अलाउ किया गया है, तो बिल्कुल बस चेंज हो गया और उस बस के साथ जो बाबर आजम की सेंचुरी थी उसने एक माहौल क्रिएट किया। तो बिल्कुल एंड में 2-3 मैचेस जो थे उसमें एक एटमॉस्फेयर नजर आया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल दे वर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। लेट्स नॉट गो देयर। हमें ये देखना है कि किन हालातों के अंदर ये PSL करवाया गया। ऑब्वियसली जिन हालातों के अंदर ये PSL हुआ उस टाइम पे ये बातें भी हो रही थी कि PSL ना ही करवाया जाए। तो ना होने से होना है वो बेहतर है। फिर टीमें भी महंगी बिकी हैं, 2 टीमें महंगी बिकी हैं, उसके बाद भी मसले मसाइल आए, लेकिन एमिकेबली चीजें सॉर्ट हुई। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ गुड शो, डिसेंट शो। क्रिकेट में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ओवरऑल जो PSL की एक होना ही था, जो कि प्लेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कवर करता है। फिर इसके कुछ चीजें जो है क्रिकेट बोर्ड ने खुद बेयर की, कुछ चीजें जो है फ्रेंचाइज ने बेयर की, कुछ क्रिकेट बोर्ड ने बेयर की। सो इस तरह उन्होंने मेरा लगाया। सो इट वाज गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव एंड हम आपसे बाकी बातें कल कर लेते हैं। सी यू, हैव अ ग्रेट डे।